क्या महाराष्ट्र में चल रही जो सियासत है उससे 2024 में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? और चाचा भतीजे में इतनी दूरी कैसे आ गई है? सवाल सवाल मुझसे किया आपने, निधि जी। जी सर, जी जी। जी, सबसे पहले आप सबको, सभी विद्वानों को नमस्कार। मैं धनंजय जी की बस थोड़ी सी बात सुन पाया था। मेरा प्रोग्राम अभी एंड हुआ तो मैं तुरंत अभी आया हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी उलझती हुई नजर आ रही है इस समय। उसके धागे भी उलझ चुके हैं इस समय। और खास तौर से जो शरद पवार और अजीत पवार की जो भूमिका है, अब गहरे संशय के घेरे में है। मैं इस बात से अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका हूँ। एक डबल गेम हो रहा है यहाँ पर। अडानी के साथ जो मुलाकात इनकी हुई है वो बहुत कुछ कहती है। पर्दे के पीछे कौन है, पर्दे के सामने कौन है, अभी पता लगाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो हमारे राजनीति के भीष्म पितामह है वो पर्दे के पीछे तो है, लेकिन बीच बीच में सामने भी आ रहे हैं। अजीत पवार वो एक मोहरा है जिनको शायद प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है कि किस किस्म की रिएक्शन आ सकती हैं, या अगर हम ये एक्शन लेते हैं तो सामने से क्या रिएक्शन आ सकती है। सुप्रिया सुले का ये कहना है कि जो शरद पवार की बेटी है कि 15 दिनों में 2 विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र की राजनीति में, एक दिल्ली में, वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और बहुत सारे उनके जो एमएलए, खासतौर से एक पुणे के हैं और एक नासिक के, कोकाटे भी उनमें से एक हैं, वो कहते हैं कि जहां अजीत पवार जाएंगे तो हमारी लॉयल्टी जो है अजीत पवार के प्रति है, ना कि एनसीपी के प्रति। अब ये जो शब्द हैं बहुत सारे एमएलए के, ये दो सिर्फ उसका एक संकेत मात्र है। जब इतने सारे एमएलए एक साथ में आके कहते हैं कि हमारी लॉयल्टी परिवार के प्रति है या अजीत पवार के प्रति है, तो फिर उसमें जो पार्टी से एनसीपी कहते हैं वो कहां जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि शरद पवार को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि पहले भी जब उप मुख्यमंत्री बने थे, मेरे ख्याल 2019 की बात है ये, तब भी बात बाद में निकल कर आई थी कि शरद पवार को सब कुछ पता था कि गेम प्लान क्या है सारा का सारा। और मैं ये नहीं मान के चल सकता कि अभी भी उनको गेम प्लान का नहीं पता है। एक बात कहते हैं अडानी के बारे में, अगले दिन वो बैक ट्रैक करते हैं, विपक्ष को खुश करने की कोशिश करते हैं। अब फिर अडानी से 2 घंटा मुलाकात होती है, कोई ट्वीट तो आता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कहा जाता है कि उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। महुआ मोइत्रा क्या बोलती हैं? आपकी दोस्ती अपनी जगह होगी, लेकिन आपको फैसला करना पड़ेगा कि देश बड़ा है या दोस्ती बड़ी है। तो कभी कभी आपको फैसला कर लेना चाहिए। और उनका कमेंट बहुत तरस है इस मामले में, और मैं उनकी बात से सहमत भी हूं जो महुआ मोइत्रा ने कहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्षी एकता को एक पलीदा लगाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खतरे सबसे ज्यादा हैं। और ये हमारी अपनी जो बातचीत होती रहती है धनंजय जी के साथ, विवेक जी के साथ, अनिल और अनिल जी के साथ में, उसमें भी ये क्लियर कट निकल कर आता है कि ये 4 राज्य, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं 2024 की पृष्ठभूमि में। अब यहां पर जो सबसे बड़ा जो दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों वाला, महाराष्ट्र है। यहां उनके पास 41 सीटें थी जो एनडीए कहलाते थे। अब अगर वो शिवसेना निकल जाती है उसमें से और बाकी निकल जाते तो इनके पास बचता क्या है। और जो पीछे कुछ सर्वे भी आए हुए हैं, फेमस सर्वे आए हैं, उन्होंने कुल मिला के एमवीए की अघाड़ी को 48% वोट दिए थे, उसके अंदर जो दिखाए गए हैं। अब 48% वोट के ऊपर तो क्लीन स्वीप हो जाता है किसी भी पार्टी का, देखा जाए तो वहां पे दूसरे के लिए कुछ बचता ही नहीं है, छोटी मोटी पॉकेट्स को छोड़कर। मैं ये समझ के चलता हूं कि एनसीपी अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र तक सीमित है, इसके बाहर नहीं है। वो भी पूना की बेल्ट से स्टार्ट होते हैं, वो सारा का सारा अपना इस्लामपुर है, कराड़ है, सतारा है, कोल्हापुर है, ये सारी बेल्ट उन्हीं की बेल्ट है। और उनकी सीटें भी बहुत ज्यादा नहीं है लोकसभा की, कोई ये कहे मुश्किल से 5 सीटें हैं, और विधानसभा में मुश्किल से 50-53 सीटें हैं। तो कोई बहुत बड़ा उनका प्रभुत्व नहीं है जिसको आप ये कह सको कि पैन महाराष्ट्र प्रभुत्व नहीं है उनका वहां पर। शायद एक डेस्पिरेशन है भारतीय जनता पार्टी में कि अगर महाराष्ट्र हाथ से खिसकता है तो 2024 की सत्ता भी खिसक जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डेस्पिरेशन है कि कैसे भी करके एमवीए को तोड़ा जाए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को तोड़ा जाए,
ये उसी दिशा में सारे के सारे प्रयास मुझे नजर आते हैं। दूसरी बात, अभी बीएमसी और बाकी इलेक्शंस भी बिल्कुल सामने आ रहे हैं और विवेक जी तो नागपुर से हैं, तो नागपुर के इलेक्शंस भी होंगे, बाकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। ये पहला लिटमस टेस्ट होगा जहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ताकत का और शिंदे ग्रुप और खासतौर से ये फडणवीस ग्रुप जो है उसकी ताकत का अंदाजा होगा। एक चीज और है निधि जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस के कद को छोटा बना दिया गया है इस समय। वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनको उप मुख्यमंत्री बना के कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास दिलाया गया है कि तुम बड़े बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमने गडकरी को भी उसका जो हैसियत है वो बता दी है कि तुम कहाँ इस टाइम आते हो। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी बेचैनी यहां पर है कि उसके पास कोई मराठा लीडर नहीं है। यहाँ पर अगर उसके पास एक मराठा लीडर हो तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ज्यादा मजबूत ढंग से पुख्ता तरीके से एस्टेब्लिश कर सकती है और उन्हें एक चेहरे की जरूरत है। वो चेहरा उन्हें अजीत पवार में नजर आता है, शरद पवार में नहीं। और उसके लिए फूट डालनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, बिना मराठा चेहरे के आप महाराष्ट्र के अंदर एक पुख्ता रूप से राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें यहां से निकल कर आ रही हैं और ये डेस्परेशन है। और अजीत पवार का आज भी एक स्टेटमेंट शायद आया संजय राउत के बारे में, कुछ उनसे पूछा गया कि संजय राउत कमेंट करते रहते हैं, तो एक बड़ा टर्स अंदाज में टिप्पणी आई है खास तौर से अजीत पवार की। वो कौन है मैं उनके बारे में नहीं जानता, तो इस टाइप की एक टिप्पणी आई है कि उसको बिलिटिल करने की कोशिश की कि संजय राउत की हैसियत क्या है मेरे सामने, वो है कौन। तो वो एक जो मराठा एक प्राइड जो है वो निकल कर वहां आता है और बीजेपी को मराठा प्राइड वाला एक व्यक्ति चाहिए वहां पर, इसलिए उनका नाम पहली चार्जशीट में भी नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि शरद पवार को सब पता है क्या हो रहा है, मेरा ये मानना है, मैंने बहुत एपिसोड भी किए इनके ऊपर। शरद पवार इससे अनभिज्ञ नहीं है और मैं ये समझ के चलता हूं कि अजीत पवार की जितनी भी चालें हैं या जो भी उनके एक्शंस हैं वो बिना शरद पवार की क्या कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहमति के बिना नहीं है। और सुप्रिया सुले का भी एक्स्ट्रा कॉर्डियल होना अजीत पवार के प्रति कि जो दादा कहेंगे, जो दादा कहते हैं, वो उनकी लैंग्वेज में कहीं कोई कड़वाहट नहीं है। मैं आपको बताऊं, उनकी लैंग्वेज बहुत है उनके प्रति। दादा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, दादा जो करेंगे ठीक करेंगे, ये लैंग्वेज उनकी अभी भी है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अजीत पवार अभी भी जंप करके चले जाएं। मुझे उनके शब्दों पर और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को इस बात पे कतई यकीन नहीं है कि अजीत पवार जो कहते हैं वो करते हैं। वो पहले भी जंप कर चुके हैं और मैं जिंदगी भर एनसीपी में रहूंगा। उनकी क्या कहते हैं कि जो एक फेस वैल्यू होती है उनके शब्द की, वो फेस वैल्यू खत्म हुई है इस समय। तो कब जंप करके चले जाए, एक मौका ढूंढ रहे हैं। शायद हो सकता है उन्हें अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन विपक्ष को सावधान रहना चाहिए। विपक्ष को इसलिए सावधान रहना चाहिए, शिवसेना को और कांग्रेस को, कि ये वो पार्टी है जो शायद कभी भी मुंह मोड़ के चली जाएगी और हो सकता है इलेक्शन तक 2024 तक इनके साथ रहे और 2024 के बाद ये एमवीओ को तोड़कर बीजेपी का रुख कर ले और वहां जाके मिनिस्टर बन जाए केंद्र में, अगर मोदी जी की सरकार बनती है। तो मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि सिम्टम्स वो हैं जो भूकंप आने से पहले जो कंपन है वो भी वही है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस और शिवसेना को इस इक्वेशन को समझ लेना चाहिए कि शायद एनसीपी आज की डेट में उतने विश्वास के लायक नहीं जितनी होनी चाहिए। लेकिन एनसीपी अगर बीजेपी के पास जाती है तो उसका महाराष्ट्र में अस्तित्व भी खतरनाक खतरे में पड़ जाता है। वो फिर बचती नहीं है, क्योंकि उसका वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक है। फिर वो कहेंगे हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक जो कांग्रेस का है हम वहां पर चले जाएंगे। निधि जी, दिनेश सर, सवाल ये है कि कहा जाता है कि दोस्त का अगर कोई दुश्मन होता है तो हमारा भी दुश्मन है, और दोस्त का दोस्त हमारा भी दोस्त होता है। तो जैसे कि कांग्रेस कहती है कि अडानी जी जो है वो मोदी के दोस्त है, तो और अब शरद पवार भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि शरद पवार मोदी जी के भी दोस्त बन सकते हैं? निधि जी ऐसा है ना, यहाँ दोस्त सिर्फ एक है सबका, और वह सत्ता, कुर्सी। इसके अलावा और कोई दोस्त नहीं है। बाकी मोदी जी हैं, अडानी हैं या कौन है, ये सब माध्यम है उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए। अब बहुत दिनों से सत्ता इनके पास है नहीं। लोकसभा में तो 10 साल से दूर है ऑलमोस्ट, विधानसभा में भी अब थोड़े बाहर हो गए हैं। तो इन्हें सत्ता चाहिए। ये कोई यहाँ चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे, चाहे वो शरद पवार हो या अजीत पवार हो, कोई भी, किसी को चैरिटी नहीं चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। और इस मामले में वो वोकल भी हैं और खुले रूप में हैं।
और प्रफुल्ल पटेल हों या इनके बाकी बहुत सारे नेता हैं, वो कब से लालायित है कि कुर्सी कब मिलेगी। अल्टीमेटली ये कुर्सी जो है ना, उसके लिए किसी माध्यम से जाना पड़े। अब उसमें अडानी बीच में आ जाएँ या शरद पवार बीच में आ जाएँ, कोई भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं ये समझ के चलता हूँ कि शरद पवार ने अपनी एक स्ट्रक्चर तो बना लिया है अभी, अजीत पवार ने भी अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया है। टाइमिंग कब होगी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ टाइमिंग क्या है? क्या वो टाइमिंग गलत हो जाएगी? अगर टाइमिंग गलत हो गई तो इनके मोहरे उल्टे पड़ जाएँगे और इनको लेने के देने पड़ जाएँगे। और अगर टाइमिंग सही है तो फिर वो तुरुप का पत्ता है और सत्ता इनके हाथ में होगी। लेकिन मैं ये एक बात मान के चलता हूँ कि जो सत्ताधीश होते हैं या सत्ताधीश बनना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा-सा आगे का भी सोच लेना चाहिए। इस मामले में मोदी जी थोड़े से ज़्यादा चतुर हैं इस मामले में, कि आगे क्या होने जा रहा है, तो पहले से चीज़ों को एंटीसिपेट कर लेते हैं। मुझे लगता है अजीत पवार और शरद पवार शायद एंटीसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, एक डेस्परेशन है, एक बेचैनी है कि कैसे भी करके कुर्सी पे आया जाए। और उसी मुझे लगता है कि अपने फैग एंड में लाइफ में शरद पवार आके, क्योंकि कोई कितना ही बड़ा भीष्म पितामह क्यों ना हो, कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती कर जाता है। और मुझे लगता है कि शायद शरद पवार भी अपने फैग एंड में एक ऐसा ब्लंडर करने जा रहे हैं, गलती करने जा रहे हैं, जिसको उनके चाहने वाले मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे, लेकिन आम जनता की नज़र में वो एनसीपी के लिए एक तरह से कहा जाए, हो सकता है उसको ध्वस्त कर दे, उसका नामो-निशान मिटा दे, क्योंकि अगर आप माइनस अजीत पवार या शरद पवार को निकाल दें, तो एनसीपी में कुछ बचता नहीं है। ये भी फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है। सुप्रिया सुले अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनके चेहरे पे बहुत सारे वोट मिल जाएँगे। तो मैं नहीं समझता कि अजीत पवार की बातों पे यकीन किया जा सकता है। इस सत्ता के खेल में कौन कब पलटी मार जाए पता नहीं। लेकिन हाँ, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो थी वो शरद पवार ने भी गँवा दी है और साथ में अजीत पवार ने भी गँवा दी है। मुझे लगता है कि ये एक मेन फैक्टर होगा आने वाले दिनों में। जी।